जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग माँ अहबाब अपने अपने घरों में आफियत से होंगे, खैरियत से होंगे। और ईद भी अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गई। अल्लाह करे कि ये ईद हमारे लिए खुशियों का त्यौहार लेकर आए और पूरे आलम के अंदर जो वबाई अमराज फैली हुई है, अल्लाह उससे हम सबको और पूरे उम्मत मुस्लिमा को बचाए। अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। एक ईद गुजरी, दूसरी ईद भी गुजर गई और इंशाल्लाह धीरे धीरे हालात जो है वो काबू में आ रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि अभी नई तालीमी पॉलिसी भी हुकूमत की तरफ से उसका भी ऐलान किया गया, हालांकि अभी वो नाफिज नहीं की गई। तो आने वाले ज़माना जो है वो कितना चैलेंज से भरा हुआ है। और चूँकि हम लोग 10वीं जमात में हैं, तो हमारे सामने अब चैलेंज आना बहुत शुरू हो गए यहाँ से। इसलिए बच्चों, अब थोड़े से बेदार हो जाइए हम लोग अपने पढ़ाई के ताल्लुक से, ठीक है। और थोड़ा सिंसियर हो जाइए। जो असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं इसको वक्त पर पूरा करने की कोशिश करें। और खुद की सेल्फ स्टडी जो है वो भी अब जारी रखें। अब हम बड़ी क्लास के बच्चे हैं, ज़रूरी है कि आपको असाइनमेंट दिया जाए तो आप असाइनमेंट करें, या असाइनमेंट देने के बाद में फिर आपसे बात पूछ की जाए कि आपने असाइनमेंट किया नहीं किया। ठीक है, ये वक्त का ज़िया है, वक्त की बर्बादी है। इस 40 मिनट के अंदर अब इतना नहीं पूछा जाएगा किसने असाइनमेंट किया किसने नहीं किया। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे आज हमारे साथ नए जुड़े हैं। मामूली सी वजह की बिना पर वो क्लास अटेंड नहीं कर रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरगीब देने के बाद में अब वो क्लास में आए हैं। फिर भी अभी भी तादाद जो है वो नाकाफ़ी है। ठीक है। खैर, उनके साथ कुछ मजबूरियाँ होंगी, इसलिए उन्हीं मजबूरियों को देखते हुए मैं ये रिकॉर्डिंग जो है अपने यूट्यूब चैनल पर भी अपलोड कर देता हूँ, ताकि ऐसे बच्चे जिनका कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है या कुछ माशी एतबार से उनके सामने कुछ मसाइल है, वो रिचार्ज नहीं कर सकते नेट का, तो बाद में वो मेरे चैनल पर जाकर वो इन असबाब की रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं। हम आ, सियासी सियासियात का हम लोग पहला लेसन देख रहे थे, और उसमें हम लोग देख रहे थे दस्तूर की पेशरफ्त। तो हमने उससे पहले दस्तूर के बेशुमार पॉइंट को हमने देखा था कि दस्तूर, सबसे पहले तो हमने ये देखा था कि मजलिस दस्तूर साज कब अमल में आई। मैं 5-10 मिनट थोड़ा सा रिवाइज कर लूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। मजलिस दस्तूर साज का क़याम कब अमल में आया, कौन कौन से अराकीन इसके अंदर थे, अराकीन की तादाद कितनी थी, कितने दिन लगे हमारे दस्तूर को बनाने में, कितने इजलास हुए इस दस्तूर को बनाने में, इस दस्तूर के बनाने में किसने अहम रोल अदा किया, ये सारे हम पिछले पीरियड में हम लोग पढ़ चुके। आइए उसका हल्का सा थोड़ा सा हम लोग यादा कर ले, रिविजन कर ले। हमने सबसे पहले पढ़ा था मजलिस दस्तूर साज। तो ये हमारा जो हिंदुस्तान का जो दस्तूर बनाने का जो शुरुआत हुई, तो उसका पहले एक मसौदा तैयार किया गया, एक कच्चा कानून तैयार किया गया। और ये कच्चा कानून जो है उस वक्त की जो सूबाई असेंबलियाँ थी, विधानसभा और विधान परिषद, ये सूबाई असेंबलियाँ थी, उनके अंदर जो मुंतखब होकर आए हुए जो अराकीन थे, वो इसके रुकन थे। मजलिस दस्तूर साज के वो रुकन थे। ठीक है। और उस वक्त उनकी तादाद जो है वो 389 थी, 389 थी। लेकिन आपको पता है कि अंग्रेज जब यहाँ से चले गए तो उन्होंने जाने से पहले एक बहुत बड़ा हमारे साथ में एक गेम किया और इस मुल्क को तकसीम किया। तो एक हमारा पड़ोसी मुल्क बन गया पाकिस्तान, और एक हिंदुस्तान। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आया और 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हुए। तो जो जब हम इकट्ठा थे आज़ादी से पहले, तो हमारे दस्तूर साज मजलिस में जो अराकीन थे उनकी तादाद जो है वो 389 थी। लेकिन तकसीम के बाद में कुछ अराकीन जो है वो माइग्रेट करके चले गए पड़ोसी मुल्क में। तो इस तरह ये अराकीन की तादाद जो है वो घटकर 300 के करीब हो गई, 299। ठीक है।
आइन को बनने में तकरीबन जो है वो 3 साल का अरसा लगा। 3 साल का एक तवील अरसा, एक बहुत लंबी मुद्दत जो है वो इस दस्तूर को बनाने में तकरीबन लगी। इस दौरान दस्तूर को बनाने में 165 दिन लगे, मतलब 165 दिन जो है इस पर सर्फ हुए, और इन 165 दिनों में 11 से जायद मरतबा इसका इजलास हुआ। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि अब दस्तूर की जो रुकनियत थी, मेंबर जो थे वो कौन कौन थे, तो मैंने उस दिन आपको नाम गिनवाया था कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू और गोपाल आचार्य साहब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये ऐसे अराकीन थे जो दस्तूर साज मजलिस में उन्होंने बहुत अहम रोल अदा किया। फिर दस्तूर साज मजलिस में हमारे मुल्क ने या दस्तूर साज कमेटी ने ऐसे अराकीन को भी शामिल किया था जिनका ताल्लुक समाज के निचले तबके से था। ये 299 के अंदर तकरीबन 30 नुमाइंदे ऐसे थे जो दर्ज फहरिस्त जातों से ताल्लुक रखते थे, मतलब उनको भी रुकनियत दी गई थी ताकि उनकी बात को भी सुना जा सके। दस्तूर साज मजलिस के सदर राजेंद्र प्रसाद थे, ये भी हम लोग देखे थे। और दस्तूर साज मजलिस का पहला इजलास, पहला जलसा 9 दिसंबर 1946 को मुनाकिद हुआ। 9 दिसंबर 1946 को दस्तूर साज मजलिस का पहला जलसा मुनाकिद हुआ, और 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर हम पर नाफिज किया गया। देखिए 3 साल का अरसा इसमें लगा है, मैंने आपको बताया 47, 48 में बचा तो 50। ठीक है, 50 तो शुरुआत हो गया, 3 साल। 9 दिसंबर 1946 को शुरू हुआ और 26 जनवरी 1950 को हम पर नाफिज किया गया। ठीक है, तो ये हमने बात देखी थी। उसके बाद फिर हमने आए थे मसौदा साजी हुई थी, जो कच्चा कानून बनाया गया था। तो कच्चा कानून बनाने के लिए एक ऐसे शख्स को नियुक्त किया गया था, ऐसे शख्स को यानी उसका इंतखाब किया गया था जो बैनुल अक़वामी अदालत जो है वो उसका पहला भारतीय जज था, और उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा की जो सलामती कौंसिल थी उसके सदर भी रह चुके थे वो, और उनका नाम था बेनीगाल नरसिंह राव। इनको हिंदुस्तान के दस्तूर साज कमेटी के में एज ए मुशीर, सलाह मशवरा देने वाला, ये कह के मुंतखब किया गया। और इन्होंने जो है उसका इब्तदाई बेसिक प्लान जो बना के दिया 1948 में, 1948 फरवरी में। फिर इसके बाद आज़ादी से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को एक इजलास हुआ, और जो राव साहब ने जो मसौदा बना के दिया था, इब्तदाई मसौदा, उस पर बहुत गौर व खौज हुआ, उस पर बहस हुई, और 8 रुकनी टीम जो है वो तरतीब दी गई जो इसके अंदर तरमीम करे, रद्द बदल करे। फिर 29 अगस्त को 1947 को एक टीम बनी, और उसके सदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बनाए गए। और फिर इस कमेटी ने 4 नवंबर 1947 को नजर सानी करके उस पर वापस से फिर गौर गौर करके वो मसौदा जो है वो पेश किया। फिर इसके बाद हमने आगे बढ़े थे, ये मैं आपको बता चुका था कि कितने दिन लगे दस्तूर साज मजलिस को कायम करने में, और 26 जनवरी 1950 को एक दस्तूर हम पर नाफिज किया गया, और इसका 2 जबानों में ये हाथ से लिखा हुआ दस्तूर आज भी महफूज है, एक हिंदी जबान में और एक अंग्रेजी जबान में। इस दस्तूर पर तमाम उस वक्त के जितने अराकीन थे उनकी दस्तखत है कि हाँ, हमने इस भारत के इस दस्तूर को जो है वो मतलब गौर किया है और हम इस पर अमल करेंगे, और आज भी ये दस्तूर जो है वो संसद भवन के अंदर महफूज है। फिर इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारे हिंदुस्तान का दस्तूर। बच्चों, यकीन जानिए हिंदुस्तान का जो दस्तूर है ये पूरी दुनिया के एतबार से बहुत ही अहम दस्तूर है। हमारे दस्तूर ने
हमको एक गैर मजहबी और गैर जानिबदारी जमहूरी अवामी हुकूमत हमको दिया। सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, हमारे मुल्क के दस्तूर ने हमको एक गैर मजहबी और गैर जानिबदारी, किसी की जानिबदारी नहीं करते हुए, किसी की हाँ में हाँ ना मिलाते हुए, किसी का फेवर ना करते हुए अवामी जमहूरिया बनाया है। और हमारे दस्तूर ने हमको समाजी इंसाफ और मसावत का, सबको यकसा मौका मिलना चाहिए, तरक्की के यकसा मौके मिलना चाहिए, ये भी हमारा दस्तूर का एक अहम हिस्सा है। फिर हमने उसके बाद पढ़े थे दस्तूर के अहम नुकात पढ़े थे, ये हम लोग सब पढ़ चुके हैं, मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, थोड़ा तवील हो गया। फिर हमने दस्तूर के अहम नुकात देखे थे, जिसमें पहले हमने जमहूरियत देखा था, समाजी इंसाफ और मसावत, और तीसरा अदालती निज़ाम हुकूमत। तो हम जमहूरियत के बारे में हमने मालूमात पिछले 2-3 पीरियड में हमने मालूमात हासिल की थी, और जमहूरियत के 4 पॉइंट हमने देखे थे। आपको याद होगा, ईद की छुट्टी में आप भूल नहीं गए होंगे, वरना पूरा बकरा हजम करने के बाद आप शायद आपके जहन से बातें निकल गई होंगी, ऐसी नहीं बल्कि। तो जमहूरियत के 4 पॉइंट हमने देखे थे, आपको याद होगा, गालिबन 22 बच्चों ने उसको पॉइंट की शक्ल में लिखा भी होगा। एक तो हमने देखा था सियासी पुख्तगी और वोट देने का हक, और तीसरा था जमहूरियत लामरकजियत, और चौथा था आरटीआई यानी हक के मालूमात। तो इन 4 पॉइंट में से हम लोग 2 पॉइंट के बारे में मालूमात हासिल कर चुके थे, ऊपर के सियासी पुख्तगी और वोट देने का हक। ठीक है, अब उसकी हल्की सी क्या थी कि सियासी पुख्तगी में हमने ये देखा था कि जब तक अवाम शामिल नहीं होंगे हुकूमत साजी के अमल में, तो सियासी मुकाबला आराई नहीं हो सकती। इसलिए सियासी पुख्तगी के लिए बच्चों जरूरी है अवाम की शमूलियत, अवाम का शामिल होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसी वजह से जब अवाम शमूलियत इख्तियार करती है तो सियासी पार्टियां भी जो है वो फिर वोटर्स को रुझाने के लिए बेदार हो जाती है। तो ये पढ़ चुके थे। उसके बाद फिर हमने दूसरा पॉइंट वोट देने का हक। आपको पता है कि पहले वोट देने की उम्र 21 साल थी, फिर उसको घटाकर उसकी उम्र जो है वो 18 साल कर दी गई। और इसका फायदा ये हुआ कि ज्यादा से ज्यादा अवाम जो है वो अपने हक का इस्तेमाल कर सके। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी जो है वो नुकात थी, हमारे ये पॉइंट थे जो मैं आपको बतला रहा था। ठीक है, गालिबन आपको ये अब बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हम लोग कहाँ तक पहुंचे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग चलते हैं अपने सबक की ओर। अब हमको आगे से जो पढ़ना है, ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। माशाल्लाह 21 पार्टिसिपेंट भी आ चुके हैं, और अब यहाँ से हमारा अगली स्टेप शुरू करेंगे। ठीक है, ये अभी तक हम लोग जो 5-10 मिनट ये रिवाइज कर रहे थे, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चे नए भी जुड़े हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ज्यादा 5-7 मिनट ज्यादा मैंने रिवाइज में रही। तो जमहूरियत के हमने 4 पॉइंट में से सियासी पुख्तगी देख चुके और वोट देने का हक देख चुके। आज हम देखेंगे जमहूरियत ला मरकजियत। जमहूरियत का कोई एक मरकज नहीं है, कोई एक सेंटर नहीं है। अब क्या है जमहूरियत ला मरकजियत, वो मैं आपको स्क्रीन के जरिए मैं स्क्रीन शेयर करूं, आप देखिए। ठीक है बच्चों, चलिए, जमहूरियत ला मरकजियत। ठीक है, क्या है जमहूरियत ला मरकजियत? हिंदुस्तान में इक्तदार को 3 हिस्सों में बांटा गया। इक्तदार हुकूमत साजी करने के तरीकों में 3 तकसीम किए गए। आपको पता है, एक मरकजी हुकूमत, पूरे हिंदुस्तान की एक मरकजी हुकूमत जिसमें वजीर आजम होता है और उसकी काबीना होती है। दूसरा रियासती हुकूमत, रियासती हुकूमत में वजीर आला होता है और उसकी काबीना होती है। और तीसरा है मुकामी खुद इख्तियारी अदारे। ये मुकामी खुद इख्तियारी अदारे कौन कौन से हैं? जिला परिषद है, पंचायत समिति है, ग्राम पंचायत है, ठीक है, म्यूनसिपलिटी है। ये मुकामी खुद इख्तियारी अदारे हैं। तो हिंदुस्तान की जमहूरियत जो है बच्चों, वो ला मरकजियत है,
यानी कोई एक सेंटर पॉइंट नहीं है कि चलो मरकज ने सुना दिया, फैसला सुना दिया, वो पूरा इम्प्लीमेंट होगा, ऐसा नहीं है। बल्कि मरकजी हुकूमत चाहे फैसला कुछ भी सुनाए, रियासती हुकूमत को भी इख्तियारात होते हैं। या रियासती हुकूमत कुछ फैसला सुना दे, लेकिन मुकामी खुद इख्तियारी जो अदारे हैं उनको भी कुछ इख्तियारात होते हैं। जैसे आपको भी पता चल रहा है कि लॉकडाउन जो है वो चल रहा है, तो बाज़ इलाकों में जो है वो लॉकडाउन में बहुत पहले ही ढील दे दी जा चुकी है। और हम मुंबई शहर में रहते हैं, तो हमारे यहाँ पे चूँकि इस बीमारी की वबा का ज़ोर ज़्यादा है, इसलिए हमने अभी तक के लॉकडाउन के उसूलों को फॉलो किया है ना। तो ये मैं आपको मिसाल के जरिए बताया कि हिंदुस्तान में इक़्तिदार को 3 हिस्सों में बाँटा गया, मरकज़ी हुकूमत, रियासती हुकूमत और मुकामी खुद इख्तियारी अदारे। मुकामी खुद इख्तियारी अदारे के मैंने आपको बताया कौन-कौन से हैं। उसके बाद हुकूमत इक़्तिदार का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती, चाहे हुकूमत मेजॉरिटी में हो, अक्सरियत में हो, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत अपने ओहदे का, अपने उसका जो है गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। ठीक है, तो ये जमहूरियत लामरकजियत थी। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे, चौथी चीज हक़ मालूमात, राइट टू इंफॉर्मेशन। बच्चों ये 2005 में नाफिज किया गया, ये बहुत बेहतरीन कानून है, राइट टू इंफॉर्मेशन। हिंदुस्तान के हर शहरी को किसी के भी ताल्लुक से किसी भी किस्म की मालूमात हासिल करने का पूरा पूरा हक है। इस कानून के तहत, हक़ मालूमात के तहत, हक़ मालूमात के तहत हिंदुस्तान के किसी भी बाशिंदे को किसी की भी ताल्लुक से, चाहे वो कितने ही बड़े ओहदे पर फाइज क्यों ना हो, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम ही क्यों ना हो, एक मामूली शहरी को भी उसके बारे में, उसकी तालीम के बारे में, उसकी जायदाद के बारे में या उसकी और जो भी एक्टिविटी है उसके बारे में मालूमात हासिल करने का हक हमें इस कानून से मिला है, जिसको हम लोग कहते हैं RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, जो 2005 में नाफिज किया। क्या है ये RTI? देखिए, हक़ मालूमात यानी RTI भारत की पार्लियामेंट की जानिब से बनाया गया एक ऐसा कानून है ताकि हक़ मालूमात की अमली हुक्मरानी कायम हो सके। इससे पहले कानून था आज़ादी कानून, ये कानून आज़ादी कानून था। इससे पहले RTI से पहले एक कानून था आज़ादी मालूमात, जो 2002 में नाफिज किया गया था। ये उसी का मतलब तरमीम शुदा ये कानून है। इसमें बेशुमार ज़्यादा और फैसिलिटी दी गई। इस कानून के तहत, देखिए मैंने आपको पहले कहा था, इस कानून के तहत कोई भी शहरी किसी भी अवामी अरबाबे मजाज, यानी जो ओहदे पर है, किसी भी किस्म के बड़े ओहदे पर है, हुकूमत का अदारा हो या रियासत की अमल आवरी करने वाला कोई भी हो, उसकी मालूमात की दरख्वास्त कर सकता है। और जब उसने एप्लीकेशन किया तो इस कानून के तहत यह हक दिया गया कि उसका जवाब या तो फौरी दिया जाए, फौरन दिया जाए, या 1 महीने के अंदर अंदर उसको जवाब उसको दिया जाए। जो भी बंदा उसके बारे में, किसी के बारे में पूछ रहा है, चाहे वो मुल्क का वजीर आजम के बारे में ही क्यों ना पूछ रहा हो, तो ये RTI के जरिए या तो फौरन जवाब दिया जाए या 1 महीने के अंदर अंदर उसका जवाब दिया जाए। इस कानून के तहत हर अवामी अरबाब मजाज के गोशे को, उसके रिकॉर्ड को, गोशा में उसको रिकॉर्ड को कंप्यूटराइज करना चाहिए, ताकि वसी पैमाने पर मालूमात पहुंचाई जा सके और शहरियों को कम से कम तकलीफ उठानी पड़े। माइक जिसका चल रहा बंद कर दो, मुबीन का माइक चल रहा है। ये कानून पार्लियामेंट की जानिब से 15 जून 2005 को नाफिज किया गया, पास किया गया पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इस तरह जमहूरियत के ये चारों पॉइंट को हमने पढ़ चुके। सियासी पुख्तगी पढ़ चुके पहले, उसके बाद में वोट देने का हक पढ़ चुके हम लोग। आज 2 पॉइंट हमने जमहूरियत के पढ़े, उसमें एक था समाजी और मसावत, और चौथा था हक़ मालूमात। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे
समाजी इंसाफ और मसावत। ये जमहूरियत के बारे में जब पढ़ रहे हम लोग, अब समाजी इंसाफ और मसावत। ठीक है बच्चों, मैं बाद के 10 मिनट में आपसे रिवाइज करूँगा इसके बारे में। समाजी इंसाफ और मसावत क्या है? हमारे दस्तूर ने समाजी इंसाफ और मसावत क्या दिया है? हमारे दस्तूर ने हर शहरी को मसावी दर्जा दिया है, चाहे वो आला तबके का हो, चाहे अदना तबके का हो, चाहे वो किसी भी रियासत का बाशिंदा हो, चाहे वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो। हमारे दस्तूर ने हर शहरी को, भारत के हर शहरी को मसावी दर्जा दिया है, बराबरी का दर्जा दिया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है जात, मजहब, जबान, जिन्स, जाए पैदाइश, नस्ल और दौलत की बुनियाद पर आला और अदना की तफरीक ना करना, ये भी हमारे दस्तूर की अहम खासियत है। पहले ज़माने में था आला ज़ात के लिए अलग कानून, अदना ज़ात के लिए अलग कानून, ठीक है, ये था। या पहले था मुख्तलिफ मजहबों के लिए अलग, एक मजहब के लिए अलग कानून, दूसरे मजहब के लिए अलग कानून। अब ऐसी बात नहीं है। हमारे दस्तूर बनने के बाद हमारे मुल्क का जो दस्तूर है वो किसी भी जात पात को, किसी भी मजहब को, किसी भी इलाके की जबान के बोलने वाले को, कोई भी जेंडर हो, कोई भी जिन्स हो, चाहे मर्द हो, चाहे औरत हो, चाहे और कोई भी हो, या उसकी पैदाइश कहीं भी हुई हो, वो कौन सी जात का है, उसके पास दौलत है या नहीं है, इसकी बुनियाद पर जो है आला अदना की तफरीक करना हमारा दस्तूर हमें नहीं सिखाता है। ये है हमारे समाजी इंसाफ और मसावत। तीसरा पॉइंट है तमाम समाज और तबकात के दरमियान इंसाफ और मसावत कायम करना हमारे दस्तूर का ये खासा है। ठीक है, तो ये समाज इंसाफ और मसावत भी आपको गालिबन समझ में आ गया हूँ, ज़्यादा मैं स्पीड से चल रहा हूँ। अब समाज इंसाफ और मसावत के कायम के लिए क्या कोशिशें की जा रही है? अब इतने सारे हिंदुस्तान है, कसीर मजहब के मानने वाले हैं, कसीर जबान के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ जात और पात के लोग यहाँ रहते हैं, उनकी जबानें अलग है, हर 30 किलोमीटर के ऊपर आपको मुख्तलिफ जबान और मुख्तलिफ बोली बोलेगी। तो यहाँ पर उनके अंदर समाजी इंसाफ और मसावत हो जाए, इसके लिए क्या कोशिशें की जा रही है वो मैं आपको स्लाइड के जरिए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यह है नशिस्तें महफूज करना। जो इलेक्शन का जो प्रोसेस होता है, इलेक्शन का जो तरीका होता है, या नौकरी के लिए जो सीटें होती है, उसके लिए हर जात के तबके के लोगों को उनके लिए रिजर्वेशन करना, नशिस्तें महफूज करना मतलब रिजर्व करना। ठीक है, कहीं पर जैसा कि 100 जगह वैकेंसी निकली है तो उसमें 100 जगह में से है ना 25% जो है वो निचली जात के लोग भी हो, उसके अंदर 5% जो है इसके अंदर खवातीन के लिए भी हो। समझा? हर मामले में हर तबके के लोगों को रिजर्वेशन देना, ये हमारा दस्तूर हमको बताता है। दूसरा, जो दर्ज फहरिस्त जात के लोग हैं या जो कबायली लोग हैं, उनके पर जो मुजालिम हो रहे हैं, आज भी हमारे मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जात पात और मुख्तलिफ जो कबाइल है उनके पर तशद्दुद होता है, तो उनके खिलाफ जो है वो कानूनी कार्रवाई करना, ये हमारे दस्तूर ने हमको हक दिया है। अक़लियतों की तालीम, जैसा कि मुसलमान इस मुल्क के अंदर अक़लियत में है, माइनॉरिटी में है, या दूसरे और हिंदू को छोड़कर जो सिख है, ईसाई है, बौद्धिस्ट है, ये सब अक़लियत में शुमार होते हैं। तो अक़लियती तबकों को तालीम और रोजगार और मुख्तलिफ किस्म के हुकूक जो है ये दिलवाना, ये भी हमारे दस्तूर का अहम खासा है। उसके बाद ख़वातीन के मुतालिक भी मुख्तलिफ कवानीन हमारे दस्तूर ने हमको दिए। ख़वातीन के ऊपर जो जिनसी इस्तेसाल उनके ऊपर होता है, या ख़वातीन को जो है आमतौर पर दूसरे दर्जे का शहरी समझा जाता है, तो ऐसा ना हो। ख़वातीन भी पहले दर्जे की शहरी है, तो ख़वातीन के मुतालिक भी कवानीन जो है वो हमारे हमारी दस्तूर का अहम हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद अगली स्लाइड में आपको बता रहा हूँ अदालती निज़ाम। चौथा पॉइंट, अदालती निज़ाम। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम कैसा है और आज भी लोगों को अदालत पर भरोसा है। ठीक है, चलिए, क्या है अदालती निज़ाम? हमारे दस्तूर के अंदर तरमीम की जा सकती है और बेशुमार दस्तूर में तरमीम हुई है। जैसा कि आपको पता है, अभी आज़ादी कानून था 2002 में, तो उसमें तरमीम करके जो है वो RTI बनाया गया।
इस तरह बेशुमार जो है कवानीन के अंदर तरमीम हुई है और तरमीम की भी जा सकती है, लेकिन हमारी पार्लियामेंट जो है वो दस्तूर के जो बुनियादी जो ढांचा है उसको नुकसान ना पहुंचे इस बात का भी ख्याल रखती है। जो बुनियादी जो पिलर्स है हमारे, आज़ादी, मसावत, अखुवत, सालिमियत, ये जो बुनियादी, इसको नुकसान ना पहुंचे। हाँ, तरमीमात होंगी, पहले कानून बना था, अब उसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन जो बुनियादी ढांचे हैं उसको नुकसान ना पहुंचे इस बात का ख्याल पार्लियामेंट करती है दस्तूर बनाते वक्त या दस्तूर में तरमीम करते वक्त। उसके साथ साथ बच्चों के हुकूक, इंसानी हुकूक, खवातीन की इज्जत, हर शख्स को आज़ादी, बोलने की, जरिए माश की, आने जाने की, अपना मजहब का पेशा, अपना मजहब का इख्तियार करने की, अपना पसंद का पेशा इंतखाब करने की आज़ादी, ठीक है ये। और जो समाज के निचली जाति के लोग हैं उनके मसाइल को हल करने के लिए भी हमारी अदालती निज़ाम जो है ये कार्रवाई करती है। तो बच्चों अभी वक्त मैंने कहा था कि मुश्किल से 10 मिनट का वक्त बचा हुआ है और अब वक्त है रिवाइज करने का, ठीक है। माशाल्लाह आप बहुत संजीदगी के साथ में पूरे इसको सुन रहे थे और देख भी रहे थे गालिबन पीपीटी के जरिए से। अब मैं आपसे इस दस्तूर के पूरे पूरे असबाब पर थोड़ा सा आपको रिवाइज कर लो, क्वेश्चन आंसर कर लो, ठीक है। तो फटाफट माइक ऑन करना जिसका नाम मैं नाम बोलूं और वो फटाफट जवाब देगा वाज़ेह अंदाज में, ठीक है। चलिए शुरुआत, वासिफ बताओ, आप बताओ बेटा, वासिफ। दस्तूर साज कमेटी के सदर कौन थे बेटा, जल्दी जल्दी बेटा, तो थोड़ा मुख्तसर मुख्तसर में। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। नहीं बेटा, थोड़ा और उसके अंदर दूसरे डॉक्टर। सर मैं बोलूं? हाँ बोलो बेटा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सदारत में दस्तूर साज कमेटी जो है वो नाफिज की गई, ठीक है, वो बनी। ओके, हमारा दस्तूर, मुबीन जल्दी, मुबीन। जी सर। हाँ मुबीन, ये बताइए बेटा, हमारा हाँ दस्तूर सर। कब नाफिज किया गया, हम पर कब थोपा गया? हाँ सर। हमारा दस्तूर हम पर कब नाफिज किया गया? 26 जनवरी। वेरी गुड, 26 जनवरी। सर कोई माइक में फूक रहा है बार बार। शाहनवाज 1950। वेरी गुड। 26 जनवरी 1950 को हमारा दस्तूर हम पर 90। नाफिज किया गया। वेरी गुड। अरे सर बोलने का मौका ही नहीं दे रहे लोग, बहुत बीच बीच कोई में बात बोल नहीं, रहे। अरे अच्छी बात है माशाल्लाह कि सब बच्चे जो है जवाब देने के लिए उत्साहित है, ये आपकी फिक्रमंदी की अलामत है माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। कुर्बानी का गोश्त खाए ना तो थोड़ा सा जोश में आ गया है ना। ओके ओके, चलो सेलिया अब्दुल रहमान। जी सर। बेटा दस्तूर के अहम नुकात जरा बताएंगे आप मुख्तसर में, दस्तूर के अहम नुकात। सेलिया अब्दुल रहमान जल्दी जल्दी। शाहनवाज। हाँ सर। जमहूरियत, हाँ वेरी गुड, अदलिया वेरी गुड, और इंसाफ और मसावत। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। जमहूरियत, समाजी इंसाफ और मसावत और अदालती इंतजाम। वेरी गुड, एक्सलेंट। अच्छा, कैफ आया, कैफ खान, कैफ जाकिर, निजाम। खान कैफ जाकिर है? नहीं। नहीं है। अभी तक इसकी बकरा ईद के भी गोश्त हजम नहीं हुआ, अभी फ्रिज खाली नहीं हुआ शायद, इसका फ्रिज खाली नहीं हुआ शायद। अच्छा ठीक है, रुकिए अभी बोलेंगे आप। दानियाल, दानियाल, दानियाल जल्दी बोलो बेटा। हाँ सर, हेलो।
हाँ हाँ हेलो हेलो। हाँ हेलो हेलो जी। दानियल दानियल ये बताइए हमारे जो हुकूमत है उसको कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? जमहूरियत ला मरकजी में हमने पढ़े 3 कौन कौन से? रियासती हुकूमत, हाँ, मकामी, ओके। मोदी को भूल गए, मारेगा मोदी तुमको। मरकजी हुकूमत स्टेप बाय स्टेप बोलना बेटा। मरकजी, मरकजी हुकूमत मैं आपको समझाते जा रहा हूँ। मरकजी हुकूमत जैसा कि दिल्ली की हुकूमत जो है। मैं बोलूँ सर? हाँ बोलो बोलूँ सर? बोलिए बोलिए मुबीन। माइक आप- मरकजी हुकूमत, हाँ। रियासती हुकूमत, मकामी खुद इख्तियारी इदारे। अच्छा मकामी खुद बोला- इख्तियारी